Hello students, here we are again with our new topic from the chapter Forest and Wildlife Resources, that is classification of resources. तो बेटा जैसा कि हम अपनी हर एक क्लास में पिछला डिस्कशन करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो एक बार उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, कब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी और कब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सारी बातें हमने जानी थी। वे कितने आज के करंटली टाइम में क्या सिचुएशन है, टाइगर्स की कितनी उनके नंबर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की रोल क्या हो सकते हैं, वेज क्या क्या हो सकते हैं, हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट कैसे डालते हैं, वुमेन के ऊपर इम्पैक्ट कैसे डालते हैं। और उससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था फ्लोरा और फोना के बारे में। अभी आपका सेकंड लास्ट टॉपिक चलेगा यहाँ पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोरेस्ट्रीज। ये क्लासिफिकेशन इनका फोरेस्ट्री का कैसे हो चुका है, कैसे हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपकी सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली इस चैप्टर की, और इसके बाद जो आपकी वीडियो होगी वो होगी कम्युनिटी और फॉरेस्ट के बारे में, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि आपको पता है कि इस चैप्टर में से बहुत सारी चीजें डिलीटेड है, तो हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइड्स बनाई है ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े और जो आपका सिलेबस ओरिएंटेड है वही टॉपिक आप पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे हुई है और किस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट को कर रखा है। देखिए, सबसे पहले आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। जैसा कि आपको नाम में दिखाई दे रहा है कि रिजर्व, ये सारे के सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जो रिजर्व्ड है फॉरेस्ट और इनमें कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं है। और ये रिजर्व फॉरेस्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं बेटा। जैसे मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, जितनी भी हमारी फॉरेस्ट लैंड है ना, जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री में प्रेजेंट है, उसका हाफ जो है ना लैंड का, वो हमारी रिजर्व फॉरेस्ट है, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। और इनको डिक्लेयर किया किसने है? गवर्नमेंट ने इनको क्या डिक्लेयर कर दिया है? रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, एक अगर 100 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर को क्या कर दिया? रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। आगे आप कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के रूप में एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के रूप में। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी होती है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी आपके क्या होते हैं बेटा? बिल्कुल कंसर्न होते हैं। और यही हमारे जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क वगैरह है वो भी इन्हीं के अंडर आते हैं बेटा, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, अंडर द गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे कंसर्न है अंडर द गवर्नमेंट। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिखे अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट रूल आर पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे स्ट्रिक्ट, कोई भी नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती बेटा। ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। हम ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये कितने हैं? टोटल फॉरेस्ट का क्या कर रखा है बेटा? हाफ हमारे क्या है यहाँ पे? रिजर्व फॉरेस्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो आते हैं, एक बार यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ आपको, जो लास्ट वाले फॉरेस्ट आपके हैं ये कहाँ कहाँ है बेटा? आप अगर बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, या फिर आप उत्तराखंड की बात करेंगे, या फिर आप यहाँ से महाराष्ट्र की बात करेंगे, या महाराष्ट्र के अलावा केरला है बेटा, या फिर तमिलनाडु है। इन सब जगह पे, तमिलनाडु हो गया, इन सब जगह पे जो आपके, या फिर वेस्ट बंगाल भी एक एरिया आता है जो हमारे किसके अंदर आता है, यहाँ पे इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ये हमारे कौन से फॉरेस्ट होते हैं बेटा? रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, जहाँ पे इन सब चीजों की वहाँ पे प्रोटेक्ट, वो फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज क्या है? ज्यादा है। आगे देखिए, आपके नेक्स्ट जो आते हैं वो है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे हाफ था, ये है वन थर्ड, ओनली क्या? वन थर्ड। वन थर्ड का मतलब है कि टोटल अगर 3 आपके फॉरेस्ट हैं तो उसमें से एक पार्ट किसका है बेटा? ये आपके कौन से फॉरेस्ट आएंगे? एक पार्ट आपका है बेटा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। मीन्स आप बोल सकते हो 33% जो है बेटा हमारे कौन से हैं? ये हमारे कौन से आते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी है। कौन से हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। वन थर्ड ऑफ द एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको क्या कर रखा है?
आपके डिपार्टमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई कर रखा है। आगे देखिए, द फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। क्यों किया जाता है? अभी जितना नुकसान हो चुका तो हो चुका, लेकिन अब फर्दर डिप्लेशन नहीं होना चाहिए। इसको प्रोटेक्ट करना है। इसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। फर्दर डिप्लेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और इन एरियाज की अगर आप बात करोगे तो ये आपके बिहार में हो गया, जैसे बिहार है, या फिर हरियाणा है, या उसके अलावा पंजाब है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। इन सब जगह पे क्या पाए जाते हैं? आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे ये मिलते हैं। अब देखो, रिजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। देखो, परमानेंट जो होता है ना, परमानेंट फॉरेस्ट जो होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे परमानेंट में कौन कौन से आते हैं? एक तरफ तो कौन सा आता है? हमारा रिजर्व आता है। कौन सा आता है? रिजर्व। और एक तरफ कौन सा आता है बेटा? हमारा प्रोटेक्टेड। ये हमारा कौन सा आता है? ये दोनों के दोनों किसके अंडर आते हैं बेटा? आपके ये आपके आते हैं परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर आते हैं, जिसमें एक हाफ प्रेजेंट है, 50% में प्रेजेंट है, और एक 1/3 में प्रेजेंट है। एक तो है कितना, यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ साथ। आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश किया करो बेटा। ये कितना है? 50% है, और ये कितना है? 33% एरिया जो किसके अंडर आता है बेटा? ये हमारा रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड के अंडर आता है। नेक्स्ट चलते हैं, मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ। इसको जो मेंटेन किया जाता है ना, इस इन ऐसे जो ये फॉरेस्ट है बेटा, इनको जो मेंटेन किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर। एक तो क्या प्रोड्यूस किया जाता है इसके द्वारा? टिम्बर के प्रोड्यूस किया जाता है, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, एंड फॉर द प्रोटेक्टिव रीजंस के द्वारा। लेकिन ये टिम्बर भी, यहाँ पे जो यहाँ से एक्टिविटी हो रही है ना, टिम्बर हो रहा है, ये जो हमारे टिम्बर वगैरह जो हैं ये लिए जा रहे हैं, या फिर यहाँ से दूसरे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस वगैरह लिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना बेटा। ये सिर्फ किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये सिर्फ लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट की इसमें गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं सारे के सारे, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। वरना यहाँ पे किसी भी सिंगल, अगर मान ले मैं बोल दूं, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं सिंगल इंडिविजुअल, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात अगर हो, इंडिविजुअल एक्टिविटी, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल की एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका रूल एंड रेगुलेशन चलता है बेटा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन आपका चलता है, जिनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कौन से होते हैं बेटा? ये सारे के सारे दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। ये ध्यान रखना, दूसरे फॉरेस्ट एंड, अब यहाँ पे आपने देखा 50% पे तो एक है, यहाँ पे 50% पे तो एक है हमारा, 50% पे तो कौन सा है? हमारा रिजर्व वाला है। और 33% पे हमारा कौन सा है? प्रोटेक्टेड वाला है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना पीछे, और इन दोनों को हमने क्या बोला था? और ये दोनों क्या है? परमानेंट है। दोनों क्या है? ये परमानेंट फॉरेस्ट। अब इसके अलावा जो 17% के अप्रोक्सीमेटली रह गए, वो हमारे हैं अनक्लासिफाइड एंड वेस्टलैंड्स। कौन सी? वेस्टलैंड्स। वो हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिविजुअल की जो है, यहाँ पे इंडिविजुअल की जो एक्टिविटी है वो हो सकती है। यहाँ पे जो आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आते हैं, वहाँ पे आपके इंडिविजुअल की एक्टिविटी क्या है बेटा? पॉसिबल है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। जब ध्यान रखना बेटा, तीनों से, गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट से भी, और प्राइवेट इंडिविजुअल से भी, और कम्युनिटीज से भी बिलोंग करते हैं बेटा। ध्यान रखना, इन सब चीजों से कहाँ करते हैं? बिलोंग करते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी प्रेजेंस तुम देखोगे तो कहाँ पे? ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात
में इसकी हाई परसेंटेज है बेटा। अगर इनको देखोगे कहाँ प्रेजेंट है, तो ऑल सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वगैरह हो गया, या सारे पार्ट हो गए गुजरात के, या वहाँ पे इन सब की प्रेजेंस है। लेकिन अगर पीछे मैंने नहीं बताया हो तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो आपकी कौन से हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो आपके प्रोटेक्टेड एरिया आपके प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे हैं बेटा, ये आपके पंजाब में हो गया, हरियाणा में हो गया, या फिर बिहार में हो गया। ये सब नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन कई बार पूछ लेता है बेटा। या फिर हिमाचल प्रदेश में हो गया, यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड एरिया आपको सारे के सारे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 50% आपकी रिजर्व फॉरेस्ट है, 33% जो है आपके यहाँ पे आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, दोनों को मिलकर क्या बोला जाता है, परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। 17% आपके क्या है, अनक्लासिफाइड है या फिर वेस्टलैंड्स है बेटा। और जहाँ पे इंडिविजुअल एक्टिविटी या कम्युनिटी की एक्टिविटी या गवर्नमेंट की, तीनों की एक्टिविटी पॉसिबल है। और यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्ट्रिक्ट नहीं होते। और प्रोटेक्टेड एरिया जो पाए जाते हैं कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और बिहार और यूपी में मिलते हैं। ऐसे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किसके पार्ट, गुजरात में आपके कौन से मिलते हैं, ये आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मिलते हैं, आपके इन सारे के सारे स्टेट्स में मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आता है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो मैंने आपको बता दिया तीनों का कहाँ कहाँ कौन सा प्रेजेंट है बेटा, तो उसके बारे में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आपका आता है कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका बहुत ज्यादा एक मैक्सिमम क्राइटेरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। बहुत सारा क्राइटेरिया कहाँ प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट में आता है बेटा, जो कि किसमें आता है, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट देखिए 75%, ये बात एक अपने आप में एक बहुत की कॉम्प्लेक्स चीज है कि 75% एरिया किसी राज्य का टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारे एक ही राज्य में स्थित है। तो ये बात थोड़ी सी हमारी चिंता चिंता की भी है, थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सोचना भी चाहिए कि एक ही हमारा ऐसा स्टेट है मध्य प्रदेश जिसमें टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% है। तो उस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फॉरेस्ट उसमें हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कवर है जहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर 75% एक पार्ट में है और बाकी का 25% पूरे इंडिया की हर एक राज्य में 25% ही प्रेजेंट है। तो ये बात सोचने की है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है, ये मेन रीजन है जहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह को हमने डिप्लीट किया और पेड़ों को साफ करके उनको प्लेन्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे आप अगर हरियाणा वगैरह की बात करोगे, ये प्लेन नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह की बात करोगे, वहाँ पे तो यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम फॉरेस्ट प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश 75% एरिया कवर करता है टोटल फॉरेस्ट एरिया का। द स्टेट दैट हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल, देखो ये बोल रहा है ऐसे स्टेट्स दैट हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, जिनमें क्या है, लार्ज परसेंटेज है इनकी रिजर्व फॉरेस्ट की, वो स्टेट कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट की जनसंख्या क्या है बेटा, संख्या क्या है, ज्यादा है। सेकंड आता है महाराष्ट्र, यहाँ पे ये क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट यहाँ की क्या है, ज्यादा है। थर्ड आता है उत्तरांचल, इसकी क्या है बेटा, ज्यादा है। फोर्थ आता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी इसकी क्या है, ज्यादा है। उससे आया आता है तमिलनाडु, यहाँ पे इसकी भी क्या है बेटा, ज्यादा है। और अगला आता है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये आपकी रिजर्व फॉरेस्ट जो है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी इंडिविजुअल या कम्युनिटी की पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर आता है। वो एरिया कौन सा आता है बेटा, आपका रिजर्व फॉरेस्ट का आता है। और आता है आपका केरला, और अगला आता है आपका, देखो ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले बेटा। सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, जो आपके सेवन सिस्टर्स भी जिनको बोलते हैं, ध्यान दिया होगा आपने, ये इस साइड में जो आपके हैं, ये सारे के सारे जो इसके अंडर आते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे असम है, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, ये किसके अंदर आते हैं बेटा, यहाँ पे हैं। इन सब में कौन सा पाया जाता है बेटा, अनक्लास फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट इनमें हमें मिलता है।
ये सारे कौन सा एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, जहाँ पे में कौन सा एरिया मिलता है, सारे के सारे अनक्लास फॉरेस्ट मिलते हैं, और जो कि किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज, किसके द्वारा, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो इनको मेंटेन करती है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे मिलते हैं हमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें ये सारे के सारे एरिया मिलते हैं जो कि हैं अनक्लास फॉरेस्ट बेटा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, उसको हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी थी बेटा, उसके बारे में एक बार सीख लीजिए। जैसे ही आपका अगला टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगली क्लास के अगली वीडियो की स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है बेटा, उनमें एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होगा वैसे ही मैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस आपके लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में भी किया है। तो उन क्वेश्चंस को अगर तुम एक बार सोल्व कर लोगे तो उसके बाद आप उसको कंप्लीट करते चले जाइए, आपको ऐसे साइड में रख दीजिए कि इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन वीडियो में जिस तरीके से आपको स्टेट्स के मैप वगैरह दिखाकर या स्लाइड्स में जिस तरीके से चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से आप विजुअल के तरीके से ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं और चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पिछली वीडियो है प्लीज उनको देखिए, और उनमें जो भी आपको दिक्कत लगती, कोई अगर मान लीजिए टॉपिक ऐसा है जो आपने टॉपिक पढ़ा और उसको आपको समझ में नहीं आया, आपको उसमें और कोई और ज्यादा एफर्ट्स की आवश्यकता है, तो उनको आप कमेंट्स कर सकते हो। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं अगली क्लास में आपको उस टॉपिक के बारे में आपके बारे दोबारा बताने वाला हूँ, और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तक जितने भी आपने यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स वगैरह पढ़े, इनमें टॉपिक क्या क्या है बेटा, मैं एक बार उनको रिपीट कर देता हूँ। जैसे फ्लोरा एंड फोना आया है, फ्लोरा और फोना को सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रखना कि फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, फोना का मतलब होता है एनिमल्स, ऐसा नहीं रखना है, सिर्फ वहां को रखना फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, ये स्पीसीज से रिलेटेड होते हैं, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्या होता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल क्या होता है। भाई बायोलॉजिकल ओनली बिलोंग्स टू लिविंग से, और इकोलॉजिकल करता है लिविंग प्लस नॉन लिविंग, बायोटिक और बायोटिक फैक्टर से करता है। अब फ्लोरा एंड फोना का टॉपिक आया तो उस टॉपिक के बारे में सब पता होना चाहिए बेटे आपको, और फ्लोरा एंड फोना के बारे में पता होना चाहिए। व्हाई नीड ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना की जरूरत क्यों है मुझे, फ्लोरा फोना पर किसका इफेक्ट पड़ता है, हमारे प्रदेश में अगर देखें प्रेजेंट में कितने फ्लोरा फोना के कितने स्पीसीज प्रेजेंट है, ये सब चीजें आपको वहां पे क्लासिफाई करनी है। जैसे ही फ्लोरा एंड फोना होगा तो उसके बाद टॉपिक का नाम तो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये है। लेकिन उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि उसका कंजर्वेशन कैसे होगा, उसके हम टाइप लिख दे, उसके टॉपिक लिख दे, बाद खत्म टॉपिक। मैं इसको आपको कंप्लीटली कवर करवा रहा हूँ। पहली तो बात है कंजर्व क्यों करना है, जैसे वाई का क्वेश्चन लगा तो मेरे सामने क्वेश्चन आ गया वाई कंजर्वेशन, वाई कंजर्वेशन क्यों करना है कंजर्वेशन। तो ये चीज अगर आप लगाते जाओगे क्वेश्चंस के आगे वाई, तो आपका हाँ सारे के सारे टॉपिक आपके इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे, आप इन सब चीजों का आंसर आप लिख दोगे और इनको लिखने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले हमें किसी चीज का कंजर्वेशन आपको सिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी कुछ इंपॉर्टेंस रही होगी ना, कि जो आपको बोला जा रहा है वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, इन सब चीजों की कंजर्वेशन करनी है, तो इसका मतलब क्या, इनकी इंपॉर्टेंस भी तो रही होगी ना हमारे लिए। तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है पहले, उसके बाद इनकी मेन कंडीशन के बारे में जानना है कि इनको डिप्लेट करने का कारण क्या क्या ऐसी समस्या है जो इन चीजों को डिप्लेट कर रही है। बस उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही कंजर्वेशन होता है, ये आप समझो बेटा। जैसे किसी चीज का मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज की परेशानी क्या, क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। उन प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन दे दीजिए, वही आपका कंजर्वेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि फॉरेस्ट में आग होती है, उसकी वजह से बहुत सारे आपके फॉरेस्ट जल जाते हैं, आपकी वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, तो उसका सोल्यूशन निकालना है, दैट इज कंजर्वेशन। बहुत सारे लोग हैं वो पोचर से हंटिंग करते हैं वाइल्ड लाइफ की, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, दैट्स वाई उनका सोल्यूशन करना है, दैट इज कंजर्वेशन। तीसरी बात आती है, भाई बहुत सारे लोग फ्यूल के लिए वगैरह के लिए इनसे लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, उन चीजों को रोकना है, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन। भाई लैंड हमारे पेड़ों की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा पेस कम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, दैट इज कंजर्वेशन, वो भी कंजर्वेशन है। एग्रीकल्चर के लिए पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों की कटाई करो लेकिन उनकी एक लिमिट रखो, ज्यादा कटाई मत करो, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन।
तीसरी बात आती है भाई पेड़ों की कटाई हो रही है, ये सबसे मेन रीजन है कि हमारा जो फ्लोरा है ना, हमारा जो फ्लोरा है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब बेटा डिफोरेस्टेशन अगर आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, हम मानते हैं जरूरत की आवश्यकता है, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट से, बिना प्रोडक्ट्स के आपको रिसोर्सेज अगर नहीं मिलेंगे तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए। चलो ठीक है, पेड़ काट रहे हो तो ऐसी कम्युनिटीज भी बनानी चाहिए, ऐसी एजेंसीज भी बनानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा जो साथ साथ पेड़ों को लगाती भी रहे, जिससे हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। दैट इज नोन एज कंजर्वेशन। तो बेटा इन सब चीजों को ना बिल्कुल गहनता से समझो। इम्पोर्टेंस तीन ही चीजें है ना, इम्पोर्टेंस कैसे है, उनकी प्रॉब्लम, देखो तीन ही चीजें हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से सीखें चीजों को। अगर मैं मान ले आपके रिसोर्सेज की बात करूं, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, इनको ना टॉपिक वाइज समझिए, मतलब क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज क्या है भाई, कोई भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या लगते हैं, ये सबसे पहली बात ये क्या मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर सेकंड, भाई इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो यहाँ पे क्रिएट करी है प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। नंबर थ्री, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, जो ये प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन ही क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, उनको बचाना होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही कंजर्वेशन, ये हमने पढ़ा था। तो इसको प्लीज आप इस तरीके से पढ़िए जैसे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जो था बेटा, वो हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। सब कुछ पता होना चाहिए। मान ले प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने पढ़ लिया, ये कब आया था, कैसे आया था, क्या रूल्स रेगुलेशन थे, क्या थे, यहाँ तक तो चलो आपने पढ़ लिया, आपकी बुक में भी दिया गया है। लेकिन इसके बाद आपको ये भी देखना है कि करंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में कितने टाइगर्स अभी प्रेजेंट हैं, उस चीज को भी आपको देखना है। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहां पे प्रेजेंट है, उसको भी आपको देखना है। टाइगर रिजर्व पहले कितने थे और अब कितने, इन चीजों को भी आपको देखना है। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपने थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया, तो आपको टॉपिक्स बिल्कुल रटे होने चाहिए कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं। तो पांच ही टॉपिक आते हैं बेटा, फ्लोरा एंड फोना, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज, थर्ड वन इज प्रोजेक्ट टाइगर, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो आज हमने पढ़ा है, और इसके बाद लास्ट आपका आता है, वो आता है कम्युनिटी एंड रिजर्वेशन। इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम अगले जो वीडियो होगी उसमें आपका कम्युनिटी का लास्ट चैप्टर में लेके आऊंगा बेटा, लास्ट सेक्शन होगा, वो लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का। और उसके बाद हम सीधे मूव ऑन कर जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर क्लासिक पे, जो कि आपके सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के बाद हम प्रीवियस ईयर का देंगे, उसके बाद हम असर्शन करेंगे, और उसके बाद हम केस स्टडी बेस करेंगे, और आपका चैप्टर सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप अपने बेस को प्लीज स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, जहां से आपको, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर जब मैं आपके असर्शन और रीजन में करवाऊंगा ना बेटा, तो ऐसे बातें रिपीट होंगी कि आपको दोबारा ना तो वीडियो देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और ना आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो अब अगली बार अपने लास्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि रिलेटेड है कम्युनिटी से। धन्यवाद। वे थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।